हाय एवरीवन, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ एंड आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग। तो डिजिटल बैंकिंग में अपन पढ़ते हैं कि कोर बैंकिंग क्या होती है। तो कोर बैंकिंग में कोर का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, राइट। एंड कोर बैंकिंग सिस्टम है ना, तो ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन कह सकते हैं, है ना। ये सिस्टम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीबीएस जो है ये क्या होता है, तो ये सब अपन जानेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसमें अपन इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं कि अपन एक सपोज ये एक कस्टमर है, तो ये इस दिल्ली के अंदर रहता है, दिल्ली के एसबीआई के अंदर इसकी ब्रांच है, ऐसे सपोज मान लेते हैं, है ना। ये जो बी है इसकी राजस्थान के एसबीआई में ब्रांच है ना। सी की मुंबई एक्सिस बैंक के अंदर ब्रांच है। डी की बेंगलुरु में एचएसबीसी के अंदर है, ठीक है। तो इन दोनों के इन, मतलब इन दोनों के बीच में, या फिर ये इसको पैसे भेज पा रहा है, ये इसको भेज पा रहा है इजीली, ये इसको भेज पा रहा है, ये भी इसको भेज पा रहा है इजीली पैसे। ऑनलाइन में अपन यही देखते हैं, अपन को ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। अपन जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं या ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग कह लो, ऑनलाइन नेट बैंकिंग बोल लो, जो भी बोल लो, है ना। तो उसके अंदर अपन कोई सा बैंक हो, कहीं पर ही हो, मतलब उस बैंक की लोकेशन कहीं हो जहाँ जिस सेंडर को आप भेज रहे हो, यहाँ से मुंबई नहीं भेज सकती क्या पैसे, भेज सकती हूँ इजीली। या यहाँ से मतलब मैं बेंगलुरु भी भेज सकती हूँ, राइट। तो मतलब अपन को लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता, अपने को कौन सा बैंक है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं मेरा अगर एसबीआई में बैंक अकाउंट है तो मैं एक्सिस बैंक में भेज सकती हूँ, मैं क्या नाम है पीएन में भी भेज सकती हूँ, मैं किसी भी अकाउंट में भेज सकती हूँ, है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो चीज है ये कैसे मैनेज हो रही है, तो इसके लिए ये जो है ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज जो है ये इन सबको रेगुलेट कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके। इसके बाद अपन देखते हैं आरटीजीएस एंड एनईएफटी क्या होता है। तो आरटीजीएस एंड एनईएफटी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के दो मेथड्स है, राइट। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है अपनी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एंड एनईएफटी की होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये अपन इस लेक्चर में समझने वाले हैं, है ना। तो आरटीजीएस जो है 2004 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, वहरज जो एनईएफटी है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो आरटीजीएस है वर्क्स अंडर आरबीआई, आरबीआई के अंडर वर्क करता है, ये भी आरबीआई के अंडर वर्क करता है। अमाउंट लिमिट जो होती है ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये ध्यान रखनी है अपने को कि जो आरटीजीएस होता है, सॉरी, आरटीजीएस जो है उसकी मिनिमम लिमिट होती है 2 lakhs एंड मैक्सिमम होती है नो लिमिट, ठीक है। एंड इसकी अमाउंट लिमिट दोनों में कोई लिमिट नहीं होती है ना। तो अपने को यहाँ तक अपने को ऐसा लग रहा है कि जो एनईएफटी है वो बेटर है, क्योंकि इसमें लिमिट मिनिमम कोई लिमिट नहीं है। तो अपने को कम पैसे भी अगर भेजने हैं तब भी अपन एनईएफटी से भेज सकते हैं, जबकि इसके अंदर मिनिमम 2 लाख रुपीज भेजने पड़ेंगे, है ना। इसके अलावा दोनों ही 24/7 वर्क करते हैं, एंड ये 2019 के बाद 24/7 वर्क करने लगे। जैसे इसमें एक और पॉइंट अपन देख रखे हैं कि आरबीआई अनाउंस्ड एन एडिशनल कोलेटरल इंट्रा डे लिक्विडिटी, आईडीएल, है ना। तो ये इंट्रा डे लिक्विडिटी को आईडीएल अपन कहते हैं, फैसिलिटी कॉल्ड लिक्विडिटी सपोर्ट। तो लिक्विडिटी सपोर्ट के अंडर क्या हुआ, ये 24/7 जो है ये अपना वर्क करते हैं, राइट। 2019 के अंदर ये दोनों के अंदर अपना लागू कर दिया गया था, राइट। तो जो आरटीजीएस होता है वो डोमेस्टिक ही होता है, एंड जो एनी ये अपनी सॉरी एनईएफटी होता है वो सॉरी एनईएफटी जो होता है वो डोमेस्टिक प्लस नेपाल के अंदर भी ये वर्क करता है। नेपाल के अंदर सिर्फ वन वे करता है। अभी अपन समझेंगे कैसे कि जो इंडो नेपाल रेमिटेंस एग्रीमेंट जो था उससे क्या हुआ कि जो इंडिया है उसके उससे नेपाल तक पैसे जा सकते हैं, बट नेपाल से इंडिया पैसे नहीं आ सकते एनईएफटी के थ्रू, राइट। तो ये अपना है। एंड ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल के काफी लोग यहाँ पर आते हैं, जॉब वॉब करते हैं, या फिर इवन स्टडीज के लिए भी बहुत लोग नेपाल के यहाँ पर आते हैं। तो जैसे सपोज कोई जॉब कर रहा है एंड उसको घर पे पैसे भेजने हैं, तो वो एक काफी मतलब काइंड ऑफ इंडो नेपाल रेमिटेंस एग्रीमेंट के अंदर वो आया था कि हाँ ठीक है, मतलब इंडिया से नेपाल जो है एनईएफटी के थ्रू पैसे भेजने चाहिए, है ना, बिना मतलब किसी प्रॉब्लम के। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया से तो नेपाल जाते हैं, बट नेपाल से इंडिया नहीं आते एनईएफटी के थ्रू, राइट। तो ट्रांजेक्शन लिमिट जो होती है इस पे होती है 1 ईयर
के अंदर 12 ट्रांजेक्शन अपन कर सकते हैं, ऑनलाइन के अंदर 2 लाख पर ट्रांजेक्शन, एंड ऑफलाइन में 50,000 पर ट्रांजेक्शन जो होती है लिमिट होती है, ठीक है। उसके अलावा अकाउंट बट नो नेट बैंकिंग, अकाउंट बट नो नेट बैंकिंग में अपन क्या कर सकते हैं कि अपन फॉर्म भर सकते हैं, प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज अपने को देने पड़ते हैं, तो वो अपन ऑफलाइन एक तरीका है जिससे कि अपन 50,000 पर ट्रांजेक्शन की लिमिट पे अपन फॉर्म भर के भी एनईएफटी कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन वाला तो पता ही है, नेट बैंकिंग वाला, तो इसमें 2 लैक्स पर ट्रांजेक्शन का अपना लिमिट है, ठीक है। और एंड इसमें अपन क्या देखते हैं कि इसमें कोई चार्ज नहीं लगता आरटीजीएस के अंदर, एंड डोमेस्टिक देख लिया अपन ने, नो डिले एंड नो बैचेस, इसमें कोई भी डिले नहीं होता एंड कोई बैचेस नहीं होते, एंड इसके अंदर में डिले, एंड इसका मतलब काइंड ऑफ ये भी अपन कह सकते हैं कि एनईएफटी ज्यादा लोग यूज करते हैं एंड आरटीजीएस कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम लिमिट ही 2 लाख रुपीज है, तो 2 लाख से ज्यादा जिसको भेजना होंगे वही तो यूज करेगा। वह जो एनईएफटी है वो कितने भी अमाउंट के लिए भेजा जा सकता है, तो फिर इसमें बैचेस भी होते हैं, राइट, एंड इसमें डिले भी आ सकता है, ट्रैफिक भी ज्यादा है, बट बैचेस इज द मोर रेलेवेंट आंसर कि डिले क्यों आता है इसका। तो इसके अंदर 48 बैचेस होते हैं, एंड उसमें इन अ डे एंड हाफ एन आवर का 1 बैच हो गया, राइट। तो इसमें क्या होता है, अब अपन डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, कि जैसे वो हाफ एन आवर का स्लॉट है, ठीक है, तो हाफ एन आवर के स्लॉट में एक ने मतलब स्लॉट स्टार्ट होते ही अपना ट्रांजेक्शन के लिए कर दिया अपना, है ना, मतलब ट्रांजेक्शन कर दिया, है, तो उसका अपना जो देखो 2 टाइप होता है ना, या तो अपना फिल नहीं है स्लॉट, है ना, तो जैसे बैचेस हैं इसके अंदर सारे स्लॉट्स फिल नहीं हुए हैं, तब क्या होता है कि वो जब आधा घंटा पूरा हो जाएगा ना, तब ही पूरा साथ में बैच भेजता है, साथ में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होंगे, है ना, या तो ये होता है, या अगर आधे घंटे से पहले ही बैच फुल हो गया है तो आधे घंटे से पहले ही वो सेंड हो जाता है, तो ये सीन रहता है। एंड ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर केसेस के अंदर कि आधे घंटे से पहले ही बैच फुल हो जाता है, एंड काइंड ऑफ लाइक 30 मिनट्स का स्लॉट है, तो उसमें कुछ 5-10 मिनट्स के अंदर बैच स्लॉट मतलब बैच फुल हो गया, तो आपने जैसे सपोज 5 मिनट पहले अगर वो करा था, ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया था, तो 5 मिनट बाद आपका हो जाता है ना, तो मतलब ऐसा भी होता है। या फिर डिले अगर आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि बैच फुल हो गया, तो आपका इस बैच में तो जा नहीं पा रहा है इस आधे घंटे में, सपोज मैं इस आधे घंटे के अंदर मैं 10 मिनट मैं सपोज अपन ऐसे मान लेते हैं, मैं लिख के बताती हूँ, है ना, सपोज 2:30 का स्लॉट है ना, तो 2:30 के बाद, हाँ, तो 2:30 में मैंने 2:35 पे करा, एंड सपोज 2:35 पे स्लॉट फुल हो गए थे, है ना, बैच फुल हो गया पूरा, तो 2:35 पे मेरा टर्न आया नहीं, है ना, एंड 2:30 से लेके 3 o'clock तक अपना बैच था, एंड 2:35 पे मेरा टर्न आया नहीं, तो मेरा टर्न 3 के बाद आएगा, है ना, तो मेरा जो ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो चुका था 2:35 पे, वो 2:35 पे इनिशिएट तो हो गया, बट ये मेरा 3 बजे बाद सक्सेसफुल होएगा, 3 बजे बाद मेरी मनी सेंड होएगी, है ना, तो ऐसे ही वर्क करता है, तो इस वजह से डिले आता है। एंड बाकी इसमें डिले नहीं आने की सिचुएशन मैंने बताई कि अगर बैच फुल नहीं है तो आपका लग जाएगा उसमें, है ना, ऐसे रहता है। तो फर्स्ट बैच जो होता है इसका 12 से लेके 12:30 AM तक का AM का होता है, उसके बाद आगे आगे है, जैसे हाफ एन आवर 1 बैच, 48 बैचेस इन 1 डे, ऐसे ये वर्क करता है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।